बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों की दोपहर थी। मैं अकेली बैठी गर्मी में लाइट वालों को कोस रही थी। इस सितम की गर्मी में भी 3-3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। रात को भी गर्मी से सो न सकी थी और अब भी सोने का इरादा ही किया था कि लाइट चली गई थी। मुझे अपने हालात और इस गरीबी पर सख्त गुस्सा आ रहा था। सुना था कि अच्छे इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन हम तो एक गरीब आबादी में रहते थे। पता नहीं कब हमारे हालात बदलने थे। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी 40 साल औरत को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह पहचानती थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे शौहर की मालकिन थी। लेकिन उसका हमारे दरवाजे पर क्या काम था और वो यहाँ क्यों आई थी? यही सोचकर मैं हलकान हो रही थी कि कहीं मेरे शौहर से कोई गलती तो नहीं हो गई। मेरा शौहर एक हफ्ते से किसी दफ्तरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था और 2 दिन बाद उसे लौट कर आना था। मेरे शौहर की मालकिन ने मेरे चेहरे पर घबराहट के आसार देखे तो एक नरम सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और कहने लगी, रेहाना, अंदर आने का नहीं कहेंगी? उनकी बात सुनकर मैं बौखला गई और जल्दी से चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाकर कहा, जी जी जरूर तशरीफ लाएं। लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खौफजदा हो रही थी। दरअसल मेरे शौहर की मालकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से इसी वजह से पहचानती थी कि जब भी ऑफिस की कोई तकरीब होती तो मेरा शौहर हमदान मुझे अपने साथ जरूर लेकर जाता। ऐसी कोई दावत ना होती जहां मैं अपने शौहर के हमरा ना होती, और इसीलिए उनके ऑफिस के तकरीबन तमाम लोग ही मुझे बखूबी पहचानते थे और यही वजह थी कि मैं भी उनकी मालकिन को पहचानती थी। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन का हम जैसे गरीब लोगों के दरवाजे पर आ खड़े हो जाना बहुत ही अजीब व गरीब बात थी। और जिस अंदाज में वो आई थी, ऐसा लगता था जैसे बहुत कोई खास बात करने आई हो। मैंने उन्हें अपने छोटे से ड्राइंग रूम में बिठाया और अपने घर के हाल पर शर्मिंदा होने लगी। पहली बार मुझे अपने छोटे से घर की खराब हालत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और ऊपर से लाइट भी नहीं थी। गर्मी से बुरा हाल हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि मैं हमदान को कब से कह रही थी कि घर को ठीक करवाए, लेकिन वो हमेशा यही कहते कि अगले साल करवाएंगे, और वो अगला साल हमारी जिंदगी में आकर नहीं दे रहा था। तनख्वाह आने से पहले खर्च हो जाया करती और हालात थे कि बदल ही नहीं रहे थे। हमदान की मालकिन रजिया बेगम बड़ी गौर से कभी मुझे तो कभी मेरे घर की हालत को देखती और मुस्कुरा देती। मुझे तो उनके हाव भाव ही समझ नहीं आ रहे थे। मैंने पहले उन्हें पानी पेश किया और फिर फौरन हमदान के बारे में पूछा कि सब खैरियत तो है ना? आप इतनी अचानक हमारे दरवाजे पर? मेरे सवाल सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, बेफिक्र रहें, हमदान को कुछ नहीं हुआ है। क्या मैं आपके दरवाजे पर नहीं आ सकती? आपको मेरा आना बुरा लगा है? मैंने फौरन नफी में सर हिलाया। मैं अपने शौहर की मालकिन को कैसे नाराज कर सकती थी। रजिया बेगम ने एक गहरी नजर मेरे घर पर डाली और कहने लगी, आपका घर बहुत छोटा है, इसे मरम्मत की जरूरत है। आप लोग काम क्यों नहीं करवाते? बल्कि इस घर पर पैसा लगाने के बजाय डिफेंस के इलाके में शिफ्ट होने के बारे में क्यों नहीं सोचते? रजिया बेगम की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने हंसकर कहा, हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम इतने पोश इलाके में घर लेने के बारे में सोचें। हम तो इस घर की मरम्मत करवाने के बारे में ही सोच रहे हैं और वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मेरी बात सुनकर रजिया बेगम ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्या तुम्हें बड़े घर की ख्वाहिश नहीं है? क्या तुम अच्छी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती? पता नहीं वो मुझसे इतने बेमकसद सवालात क्यों कर रही थी। मुझे तो उनके आने की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। मेरा शौहर उनकी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन फिर भी उनका हमारे घर आना बहुत ही हैरानकुन बात थी। खैर, उनकी बात सुनकर मैं कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई और फिर हसरत भरे लहजे में जवाब दिया, बड़े घर की ख्वाहिश किसे नहीं होती? हर औरत चाहती है कि उसकी जिंदगी में हर आसाइश और सहूलत मौजूद हो, लेकिन हर किसी की किस्मत में ये सब नहीं होता। मेरी और हमदान की शादी को 1 साल होने वाला है और इस 1 साल में हमने सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात ही देखी हैं। इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि हमदान ने शादी पर बहुत कर्ज ले लिया था और अब तक हम उस कर्ज की अदायगी कर रहे हैं। फिर इसी दौरान हमदान की वालदा का बीमारी से इंतकाल हुआ तो उस पर भी काफ़ी पैसा लग गया और हम मज़ीद कर्जदार हो गए। ना चाहते हुए भी मैंने रजिया बेगम को अपनी दुख भरी कहानी सुना दी थी, जबकि मैं उनके आगे अपना भरम रखना चाहती थी। रजिया बेगम मुस्कुराकर कहने लगी,
फिक्र न करो रेहाना, मैं यहाँ तुम्हारी मुश्किलात का हल देने ही आई हूँ। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम किस तरह अपने मसाइल से बाहर निकलती हो और अपने लिए एक आरामदेह जिंदगी को चुनती हो। अगर सोच समझकर अक्लमंदी से फैसला करोगी तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। रज़िया बेगम की बात सुनकर मैं चौंक उठी। वो ऐसा क्या हल लेकर आई थी जिससे मेरे दिन बदलने वाले थे, और उन्हें भला हमसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी? उनकी कंपनी में तो सैकड़ों मुलाजमीन काम करते थे। क्या वो सबके घर जाकर ऐसे ही उनकी मुश्किलात हल किया करती थी? मुझे सोचों में गुम देखकर रज़िया बेगम ने चुटकी बजाई और कहने लगी, तुमने तो हल सुनने के लिए भी इतना वक्त लगा दिया है, फैसला कैसे करोगी? जिंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जो सही वक्त पर सही फैसला करता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी जरूर बताएं, क्या हाल है आपके पास? मैं तो यही चाहती हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमदान भी माली परेशानियों से बाहर निकल आए। रज़िया बेगम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं अपनी आधी कंपनी तुम्हारे नाम कर देती हूँ, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। रज़िया बेगम की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैंने उन्हें ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो पागल हो गई हूँ। मैं फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई अपनी आधी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी और डिफेंस में एक बहुत बड़ा बंगला भी तोहफे में दे दूंगी, बल्कि तुम्हें अपने साथ अपने ही बंगले में रख लूंगी। मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी संजीदगी छाई हुई थी जैसे वो किसी बड़ी कारोबारी डील के लिए हमारे घर आई हो। मैंने हकलाते हुए पूछा, आप अपनी आधी कंपनी मुझे क्यों दे देंगी? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, अब तुमने बिल्कुल ठीक सवाल किया है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें ये सब किस कीमत पर मिलेगा। दरअसल तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। यूं समझ लो कि मैं एक सौदा करने आई हूँ, और अगर तुम्हारी मर्जी हुई तो ये मेरी और तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन सौदा होगा। मैं तो उनकी बात पूरी सुनने के लिए बेताब होने लगी थी। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे बैठे बिठाए ऐसी ऑफर मिल सकती है। मैंने सोच लिया था कि वो जो भी कहेंगी मैं झट से मान लूंगी। उसके बाद रज़िया बेगम ने जो डील मेरे सामने रखी, वो सुनकर तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मुझे लगा कि इस बुढ़ी का दिमाग खराब हो गया है। 40 साल की उम्र में वो ऐसी बहकी बहकी बातें कैसे कर सकती है? मेरे चेहरे के बदलते तासुरात देखकर रज़िया बेगम कहने लगी, रेहाना, जज्बात के बजाय होश से काम लो। तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। कब तक यूं ही सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारोगी? मैंने कोई ऐसी गलत बात तो नहीं कही जिसकी वजह से तुम नाराज हो? सोचो तो सही, तुम्हें आधी कंपनी मिल जाएगी, रहने को बड़ा सा बंगला और जिंदगी की हर आसाइश मुयस्सर होगी। तुम सारी दुनिया की सैर कर सकोगी। तुम्हारे शौहर पर भी तुम्हारा हक होगा। लाखों में खेलोगी। इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? रज़िया बेगम मुझे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखा रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मेज पर पड़ा गुलदान उठाकर रज़िया बेगम के सर पर दे मारूं। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मेरा शौहर उनकी कंपनी में मुलाजमत करता था और आज के दौर में नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए मैं उनके साथ बदतमीजी करने से बाज रही और बहुत नरमी से कहा कि आप जो सौदा करने आई हैं वो मेरे लिए किसी सूरत मुमकिन नहीं है। ऐसा करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकती, और आप कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल कर लेती। मेरी बात सुनकर रज़िया बेगम धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, मेरी उम्र को छोड़ो, तुम अपनी तरफ देखो। अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये मुश्किल हालात तुम्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर देंगे? तुम्हारी ये सारी खूबसूरती मिट्टी में मिल जाएगी। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और जाते जाते अपने पर्स से 2 लाख रुपए का चेक निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। एक बार मेरी ऑफर पर जरूर गौर करना। जब तुम्हें मेरी बात मुनासिब लगे तो मुझसे राब्ता कर लेना। मैं तुम्हारे जवाब की मुंतज़िर रहूंगी। सोच समझकर अपने हक में फैसला करना। ऐसा ना हो कि ये गर्मी तुम्हारे हुस्न को मुरझा डाले और तुम अपने शौहर के दिल से उतर जाओ। 2 लाख रुपए का चेक देखकर मेरी आंखें फट पड़ी थी। वो चेक मेरे नाम पर बनाया गया था और मैंने कभी भी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा था। लेकिन उस चेक को लेते वक्त मुझे हिचकिचाहट हो रही थी। इसीलिए मैंने अपना हाथ आगे न बढ़ाया, क्योंकि मैं रज़िया बेगम के इरादों को जान गई थी। रज़िया बेगम ने वो चेक टेबल पर रख दिया और मुझे सोचने का वक्त देकर चली गई। मैं तो पहले ही गर्मी से पसीना पसीना हो रही थी और अब उस चेक को देखकर और रज़िया बेगम की डील के बारे में जानकर मेरा बाकी वजूद भी पसीने से शराबूर हो गया था।
उनके जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से उस चेक को उठाकर देखा। पूरे 5 सिफर लगे थे और मैं बार बार उन सिफरों को गिन रही थी। कई बार मैंने चेक पर लिखे अपने नाम पर भी हाथ फेर दिया था। एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। लेकिन अगर मैं ये 2 लाख रुपए ले लेती तो मालकिन यही समझती कि मुझे उनकी बात मंजूर है, जबकि मैं किसी भी सूरत ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने जल्दी से उस चेक को छुपाकर अपनी अलमारी में रख दिया और सोचने लगी कि मालकिन को हमदान में ऐसा क्या नजर आ गया कि वो सब कुछ छोड़कर हमदान के पीछे पड़ गई है और अपनी दौलत भी लुटाने को तैयार है। हमदान और मालकिन का तो कोई जोड़ भी नहीं था। हमदान 25 साल का जवान लड़का था और मालकिन कम से कम भी 40 साल की औरत नजर आती थी। मैं ये सोचकर हंसती कि इस बुढ़ी को उम्र के इस हिस्से में आकर मेरे शौहर से मोहब्बत हो गई है। 2 दिन अजीब अजीब सोचों में गुजर गए। कभी मैं सोचती कि चेक को कैश करवा लूं और हमदान का सारा कर्जा उतार दूं, तो कभी मुझे लगता कि ऐसा करके मैं मालकिन को गलत इशारा दूंगी। कभी अपनी गुर्बत पर रोना आता तो कभी दिल चाहता कि मालकिन की बात मानकर अपने हालात बदल लूं। जब जब गर्मी से मेरा दम घुटने लगता, मेरा दिल चाहता कि मैं भी बड़े बंगले में जाकर एसी के मजे उठाऊं और एक मुश्किल फैसला करके अपनी जिंदगी को आसान बना लूं। दुनिया में कितने ही मर्द दूसरी शादी करते हैं और दोनों बीवियों के साथ खुश भी रहते हैं। अगर मेरा शौहर भी दूसरी शादी कर लेता तो क्या बुराई थी। वैसे भी 40 साल की बूढ़ी औरत कौन सा मेरी जगह ले सकती थी। फिर अगले ही लम्हे मुझे अपनी सोच पर गुस्सा आता कि मैं कैसे अपने शौहर का बंटवारा कर सकती हूँ। 2 दिन बाद जब मेरे शौहर हमदान आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उनका चेहरा अजीब तरह से उतरा हुआ था। वो बिल्कुल खामोश थे, उन्हें चुप लगी हुई थी। मैं समझ ही नहीं पाई थी कि 2 दिन बाद घर आने के बावजूद भी उनके चेहरे पर खुशी के आसार क्यों नहीं है। और जब यही सवाल मैंने उनसे किया तो वो बताने लगे कि अम्मा के इलाज के लिए फारूक अंकल से जो पैसे लिए थे वो फौरन वापसी का तकाजा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी की अचानक शादी तय हो गई है। हमदान की शक्ल ऐसी थी जैसे वो किसी भी पल रो देंगे। वो नम लहजे में कहने लगे, पूरे 2 लाख रुपए हैं, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? जिस वक्त मैंने फारूक अंकल से पैसे लिए थे उन्होंने मुझे 5 साल का वक्त दिया था और अब तो वो मेरे सर पर ही आकर खड़े हो गए हैं। मेरा सर उनके आगे शर्मिंदगी से झुक गया है। हमदान की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, आपने फारूक अंकल को खरी खरी क्यों ना सुनाई? जब 5 साल का वक्त दिया था तो फिर अभी आने की क्या जरूरत है? जब 5 साल होंगे तो हम लौटा देंगे। मेरी बात सुनकर हमदान ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बड़ी अजीब बात करती हो तुम भी। वो वक्त पर हमारे काम आए थे, अब उनकी बेटी का रिश्ता हो गया है तो क्या वो अपने पैसों का तकाजा भी नहीं करेंगे? हमें किसी भी तरह करके उन्हें 2 लाख रुपए अदा करने हैं। हमदान ने एक गहरा सांस खींचा और कहने लगे, जाओ रेहाना, अपने जेवरात निकाल कर ले आओ। जो कुछ भी है हम उसे बेचकर ये पैसे चुका देंगे। कम से कम हमारी वजह से किसी की बेटी की शादी में तो मसला नहीं होगा। उनकी बात सुनते ही मेरा सांस अटक गया। मेरे माँ बाप ने बड़ी मोहब्बत से मुझे कुछ जेवर दिए थे और वो उसे बेचने की बात कर रहे थे। ना चाहते हुए भी मैंने अपना जेवर निकाल कर रख दिया था और कहा, अगर बेचना ही है तो इसे सुनार के पास ना ले जाएं, बल्कि मैं इसे अपनी अम्मा को ही वापस भेज दूंगी। मेरी छोटी बहन के काम आ जाएगा। ये सुनकर हमदान ने कुछ न कहा, बल्कि वो राजी हो गए, जबकि हकीकत तो ये थी कि मेरा उस जेवर को बेचने का कोई इरादा नहीं था। अगले दिन जब हमदान दफ्तर के लिए निकले तो मैं भी बैंक पहुंच गई और मैंने 2 लाख का वो चेक कैश करवा दिया और अपना सारा जेवर अम्मा की हिफाजत पर रख दिया और उन्हें अलिफ से लेकर ये तक की सारी बात कह सुनाई। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, तू पागल तो नहीं है? अगर हमदान की मालकिन इतनी अमीर औरत है तो तू अपने हमदान की शादी क्यों नहीं करवा देती? बेफिक्र रह, तेरे रिश्ते को कुछ नहीं होगा। उस 40 साला बुढ़ी में इतना दमखम कहाँ होगा कि तेरे शौहर को काबू में कर सके। वैसे भी हमदान तो तुझसे मोहब्बत करता है, तू उसकी आधी जायदाद अपने नाम लिखवा ले। हमदान खुद ही उसे थोड़े दिनों में छोड़ देगा और फिर तेरे ऐश हो जाएंगे। मेरी अम्मा ने बड़ी चालाकी से मुझे सारा मंसूबा समझा दिया था। अम्मा हमेशा से ही पैसों को लेकर बहुत ज्यादा लालची थी और कहीं ना कहीं ये चीज मेरे अंदर भी आ गई थी। कभी कभी वक्त और हालात इंसान को लालची बना ही देते हैं और मैं भी मुश्किल हालात से तंग आ चुकी थी। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं हमदान की शादी रजिया बेगम से करवा कर ही दम लूंगी। मैंने अगले ही दिन रजिया बेगम को फ़ोन किया और कहा कि मुझे उनकी डील मंजूर है, वो कागजात तैयार करवाएं और मैं हमदान को मनाती हूँ।
मैंने हमदान के हाथ उसी शाम पर 2 लाख रुपए रखे और साथ ही साथ उन्हें इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि वो रजिया बेगम से शादी कर लें। ये सुनते ही मेरा जवान 25 साला शौहर हत्ते से उखड़ गया कि मैं कैसी बातें कर रही हूं। हमदान अपनी मोहब्बत का बंटवारा नहीं करना चाहते थे और अपनी 40 साला मालकिन से शादी का तो सोच भी नहीं सकते थे। मैंने भी गुस्से में आकर खाना पीना और बोलचाल बंद कर दी और पूरे महीने भर बाद वो मेरे खातिर अपनी मालकिन से शादी के लिए राजी हो गए। उनकी मालकिन ने हमदान की रजामंदी सुनते ही अपनी आधी कंपनी मेरे नाम लिख दी और हमदान को निकाह के लिए अपने साथ ले गई। मैंने भी जल्दी जल्दी अपना सामान बांध लिया। पूरे 2 घंटे बाद हमदान और रजिया बेगम वापस लौटे और मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और हम बड़े से बंगले में पहुंच गए। वो बंगला नहीं, मेरे ख्वाबों की ताबीर थी जो मुझे मिल रही थी। मैं तो खुशी से दीवानी हो रही थी। कभी मैं रजिया बेगम की शक्ल को देखती तो कभी हमदान की। वो बिल्कुल खामोश था और रजिया बेगम के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी और मैं सोच रही थी कि ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि हमदान ज्यादा अरसे तक रजिया बेगम के साथ नहीं रह सकता था। ना ही वो खूबसूरत थी और ना ही जवान थी। भला वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकती थी? लेकिन उस घर में पहली ही रात मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब रात के वक्त मेरे बड़े से बेडरूम में रजिया बेगम चली आई और आते ही बिस्तर पर लेट गई और कहने लगी कि मैं रात को यहीं सोऊंगी। ये बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुई कि मेरे शौहर की मोहब्बत में डूबकर उन्होंने मेरे शौहर से शादी की थी। वो क्यों पहली ही रात मेरे कमरे में चली आई थी? मैं दिल ही दिल में खुश हुई थी कि शायद हमदान ने उन्हें उनकी औकात बता दी थी। उस रात मुझे बहुत पुरसुकून नींद आई और मैं अगली सुबह भी बहुत ही खुश थी। जब मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो मैंने हमदान को बाहर से आते देखा। मैंने हैरत से पूछा, हमदान, आप सुबह ही सुबह कहाँ चले गए थे? हमदान ने बड़ी नाराज नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ से आता हूँ, इसकी फिक्र छोड़ दो। तुम बस आराम की जिंदगी गुजारो। तुम्हें यही सब चाहिए था ना? लो, मेरी कुर्बानी करके तुम्हें सब हासिल हो गया है। ये कहते ही हमदान रजिया बेगम के पास चले गए और मैं दिल दिल में सोचने लगी कि बस कुछ दिनों की बात है, हमदान का रवैया ठीक हो जाएगा। वैसे भी रजिया बेगम के साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं बना था, तो फिर मुझे किस बात की परेशानी होनी थी? मगर मुझे क्या मालूम था कि मैं कितने बड़े राज से नावाकिफ हूँ। मुझे तो यही मालूम नहीं था कि इस शादी के पीछे क्या राज पोशीदा था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे थे। हर रात रजिया बेगम मेरे कमरे में चली आती। मैं हैरान थी कि वो हमदान के साथ होने के बजाय मेरे पास क्यों आती थी, और जब मैं हमदान के पास जाने की बात करती तो मुझे भी रोक दिया करती। एक रात तंग आकर मैंने कमरे से निकलने की कोशिश की तो रजिया बेगम ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और कहने लगी कि तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके तेवर बहुत बिगड़े हुए लग रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर बिस्तर पर बिठा दिया। वो गुस्से के आलम में गुर्रा कर कहने लगी, मैंने तुम्हें अपनी आधी कंपनी दे दी है, अपने बंगले में तुम्हें जगह भी दी है। तुम्हें किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है तो मुझे बताओ, लेकिन तुम रात को यहीं मेरे साथ रहोगी। मैंने उन्हें साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमदान का रवैया मेरे साथ बिल्कुल बदल गया है। वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ। 2 बीवियों के होते हुए भी वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। रजिया बेगम कहने लगी, हमदान अकेला नहीं है, उसकी बीवी उसकी दिलजोई के लिए मौजूद है। उनकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने गुस्से में कहा, मैं भी हमदान की बीवी हूँ, मेरा भी उन पर हक है। अगर आप खुद उनके साथ नहीं रहना चाहती तो कम से कम मुझे तो उनके साथ वक्त गुजारने दें। वो तन्हा सारी रात क्या करते होंगे? आपका यहाँ हर रात मेरे कमरे में होने का क्या मकसद है? मेरी बात सुनकर रजिया बेगम हंस दी और कहने लगी, हमदान तन्हा कहाँ है? उसकी जवान और खूबसूरत बीवी उसके साथ है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस पैसों पर ऐश करो और यहाँ मेरे साथ इसी कमरे में रात गुजारो। उनकी बात सुनकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और मैंने गुस्से में कहा, आप और मैं तो हमदान के साथ नहीं हैं, तो फिर आप किस जवान बीवी की बात कर रही हैं? रजिया बेगम ने कड़ी निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, मैं हमदान की बीवी नहीं हूँ, बल्कि उसकी सास हूँ। मेरी बेटी फातिमा हमदान से मोहब्बत करने लगी थी और वो सिर्फ 18 साल की है। अगर मैं उसका रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आती तो तुम कभी इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को अपनी सौतन न बनाती। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा और अपना रिश्ता तुम्हारे आगे रख दिया। मैं जानती थी कि मेरा पैसा तुम्हें खरीद लेगा और यही हुआ। तुमने ये सोचकर अपने शौहर की शादी मुझसे करवा दी कि मैं तो बूढ़ी हूँ, उसके दिल में जगह नहीं बना पाऊंगी।
लेकिन दर हकीकत हमदान की शादी मुझसे नहीं बल्कि मेरी बेटी से हुई है, और वो पूरी तरह तुम्हारी जगह ले चुकी है। रज़िया बेगम की बात सुनकर मैं गुस्से में पागल हो गई थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। मैंने तो ये सोचकर हमदान की शादी रज़िया बेगम से करने की हामी भरी थी कि वो मेरी जगह नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने तो अपनी जवान बेटी को मेरी जगह दिलवा दी थी। मैंने गुस्से में उन्हें धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर सीधा हमदान के पास पहुंच गई। वो कमरे में अपनी नई नवीली जवान बीवी के साथ मौजूद था। मैंने लात मारकर दरवाज़ा खोला और नफरत से हमदान से कहा कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो। मुझे सिर्फ रज़िया बेगम ने ही नहीं बल्कि तुमने भी धोखा दिया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी रज़िया बेगम से नहीं बल्कि उनकी बेटी से हुई है। अभी और इसी वक्त इस डायन को तलाक दो। हमदान ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और एक जोरदार चमाटा मेरे मुंह पर मारकर कहने लगे, तुम्हारे लिए शादी सिर्फ और सिर्फ खेल तमाशा है और कुछ नहीं। मैं किसी सूरत फातिमा को तलाक नहीं दे सकता। वो मेरी बीवी है। अगर तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वैसे भी तुम मेरा सौदा कर चुकी हो। तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है, लेकिन फातिमा ने मुझे बहुत इज्जत दी है और मुझे सर आंखों पर बिठाया है। वो मेरे साथ गरीबी और तंगदस्ती में भी रहने को राजी है, लेकिन तुमने तो ज़रा सी मुश्किलात क्या देखी, रास्ता ही बदल लिया। तुमने अपने शौहर को आसाइशों के एवज बेच डाला है। हमदान के लहजे में मेरे लिए नफरत थी। उसे मैं बखूबी महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा है। मैंने अपने ही हाथों से अपने खूबसूरत आशियाने को तबाह कर लिया था। वक्ती तौर पर आजमाइशें ज़रूर आई थी, लेकिन अगर मैं उन आजमाइशों में अपने शौहर का साथ देती तो आज हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते। फातिमा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया और पानी का गिलास दिया। वो एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार सकता था। वो मुझसे कहने लगी कि आप मुझे अपना लीजिए, मैं कभी आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूंगी। हम दोनों मिलकर हमदान के साथ एक घर में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं तो पूरी तरह टूट कर बिखर चुकी थी, क्योंकि हमदान की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी, और ये नफरत सिर्फ और सिर्फ मेरी लालच की वजह से ही आई थी। मैंने फातिमा के आगे हाथ जोड़े और कहा कि अपनी सारी दौलत वापस ले लो, लेकिन मुझे मेरा शौहर लौटा दो। मगर फातिमा ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी सूरत हमदान को नहीं छोड़ेगी। बिलाखिर मैं ही हार गई और फातिमा को अपनी सौतन मानने के लिए राजी हो गई। वो एक पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की थी। उसने मेरा हक गज़ब न किया और हमदान को मजबूर किया कि वो बराबरी से मुझे मेरा हक दिया करे। आज मैं, फातिमा और हमदान एक घर में रह रहे हैं। मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो अपने आप से नज़र नहीं मिला पाती। ये सब मेरी लालच का नतीजा है, और शायद मुझे सारी ज़िंदगी हमदान के आगे इसी तरह नज़र झुका कर रहना है। अगर एक औरत मुश्किल हालात में मर्द का साथ दे तो जल्द हालात बदल जाते हैं, लेकिन अगर औरत मर्द का साथ छोड़ दे तो हालात पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान औरत का ही होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।